मौत के करीब पहुंच चुके सैनिक को एक काली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है और तभी उसके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसके सारे जख्म गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि अब उस पर बंदूक या गोली का भी कोई असर नहीं होता। देखने में वह किसी खूनी और बेरहम युद्ध मशीन जैसा लगने लगता है। स्वागत है आपका 2025 की नई साइफाई थ्रिलर सीरीज सेंटिनल में। साल था 1915, जगह फ्रांस। जर्मन सेना के जबरदस्त हमलों से फ्रांसीसी फौज पीछे हटती जा रही थी। युद्ध ने जंगलों और गांवों को तबाह कर दिया था। इस धुएं और बारूद से भरे मैदान में एक फ्रांसीसी सैनिक फेरो अचानक बेहोशी से होश में आता है। उसके आसपास सिर्फ मरे हुए सैनिक और जगह जगह गश्त करते दुश्मन दिख रहे थे। उस जमीन पर चुपचाप लेटा रहा, लेकिन तभी पास में पड़ा एक जर्मन सैनिक भी अचानक जाग उठा। फेरो ने किसी तरह उसे मार गिराया, मगर इस झड़प की आवाज ने दुश्मनों को सतर्क कर दिया। अब फेरो को जान बचाने के लिए गोलियों की बारिश के बीच दौड़ लगानी पड़ी। एक तोप का गोला उसके पास आकर फटा। कानों में गूंजती धमाकों की आवाज से वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। टीम के साथी उसे सावधान करने की कोशिश करते रहे, मगर फेरो ने जमीन पर पड़ा लैंडमाइन दबा दिया। जब होश आया, वो खुद को एक वॉरफील्ड हॉस्पिटल में पाता है। पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। एक डॉक्टर उसके पास आता है और बताता है कि उसकी पत्नी उसे देखने आना चाहती है। फेरो तुरंत मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उसे इस हालत में देखे। डॉक्टर जाते जाते एक फोटो मेज पर रख देता है। उसमें फेरो की पत्नी और उनका नवजात बच्चा था। फेरो की आंखें भर आती हैं। वो डगमगाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसी रात कुछ सेना के अफसर अस्पताल में पहुंचते हैं। वे कहते हैं उन्हें ऊपरी आदेश मिला है और अब वे कुछ घायल सैनिकों को अपने साथ ले जाने आए हैं। फेरो ने देखा एक औरत एक घायल मरीज के पास जाती है और उसके शरीर में एक काली दवा का इंजेक्शन लगाती है। कुछ ही पल में वह मरीज बेकाबू होकर कांपने लगता है, लेकिन फिर अचानक शांत हो जाता है, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। इसके बाद वो औरत फेरो के पास आती है और बिना कुछ कहे वही दवा उसे भी लगा देती है। फेरो की सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे काली पड़ने लगती हैं और जब यह तय हो गया कि वह जिंदा है तो उस औरत ने इशारा किया। सैनिकों ने फेरो को उठाया और अस्पताल से बाहर ले गए। पूरी रात की लंबी यात्रा के बाद फेरो को पेरिस के एक गुप्त प्रयोगशाला में लाया गया। वहां का मुख्य वैज्ञानिक खुद उसे देखने चला आया। वो कहता है, तुम इस पूरे बैच में सबसे खास हो क्योंकि इंजेक्शन लेने के बाद भी तुमने अपनी होश हवास नहीं खोई। लेकिन फेरो को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस यह जानना चाहता था कि यह लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। तभी उसे पता चलता है कि जिस ऐनक वाली औरत ने उसे अस्पताल से लाया था, वो दरअसल इसी प्रमुख वैज्ञानिक की बेटी है। वो फेरो को समझाती है, डरो मत, यहाँ तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। फेरो ऊपर से तो मान जाता है, मगर भीतर से पूरी तरह सतर्क रहता है। रात होते ही गलियारों में दर्दनाक चीखें गूंजती रहती हैं। वो खुद को बिस्तर से उठाकर दरवाजे तक लाता है ताकि बाहर झांक कर देख सके क्या हो रहा है। कॉरिडोर में सैनिक गश्त कर रहे थे। उसके बाहर निकलते ही अलार्म बज उठा। फेरो घबराकर पास के कमरे में छिप जाता है, मगर वहां जो नजारा दिखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। उसकी आंख, कान, नाक, सब जगह से खून बह रहा था। फेरो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ कांप उठे। क्या यही उसका अगला अंजाम होने वाला है? उधर सीमा पर युद्ध लगातार बिगड़ता जा रहा था। फ्रांसीसी सेना हार के कगार पर थी, लेकिन पेरिस के बीचों बीच अभी भी रोशनी, संगीत और नाच गाने का माहौल था। एक अमीर व्यापारी की आलीशान पार्टी में लंबी दाढ़ी वाला आदमी सबसे मुस्कुराते हुए मिलता है, लेकिन जैसे ही वह एक सुनसान कमरे में पहुंचता है, वह अपना असली चेहरा उतार देता है। असल में वह लंबी दाढ़ी वाला आदमी कोई आम मेहमान नहीं था। वो एक गुप्त जासूस संगठन का मुखिया था। उसके मालिक ने उसे मोटी रकम देकर एक मिशन सौंपा था, 24 घंटे के अंदर उस रहस्यमय प्रयोगशाला का पूरा नक्शा हासिल करना। जासूस ने माथे पर बल डाला क्योंकि उसे पता था वो प्रयोगशाला किसी किले से कम नहीं। वहां की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, गैर मामूली तरीका अपनाना। उधर बाहर हॉल में एक शानदार पार्टी चल रही थी। सभी लोगों की नजरें एक ग्लैमरस औरत पर टिकी थी, जो सबके सामने अपने अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन कर रही थी। वह बिना छुए किसी इंसान के दिमाग और हरकतों को नियंत्रित कर सकती थी। भले ही बंदूक में असली गोलियां नहीं थी, लेकिन उसने जो दिखाया वो उसकी ताकत का सबूत देने के लिए काफी था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह औरत दरअसल उसी जासूस की सबसे भरोसेमंद एजेंट थी और आज रात उसका असली मकसद सिर्फ एक था, प्रयोगशाला के भीतर का राज जानना। उसकी नजर एक आदमी पर टिक गई। वो आदमी प्रयोगशाला का वैज्ञानिक था। औरत ने अपने पर्स से एक फोटो निकाली, फिर आंखें बंद कर अपनी शक्तियां सक्रिय की। एक झटके में वैज्ञानिक का दिमाग उसके नियंत्रण में आ गया। अब वो उसकी आंखों से देख सकती थी और प्रयोगशाला के हर कोने की तस्वीर उसके जहन में उतरने लगी।
उसने वहां की ब्लूप्रिंट और मेज पर रखी गार्ड की ड्यूटी शेड्यूल दोनों देख ली और जल्दी ही वह दोनों जानकारी कागज पर उतार दी। अब प्रयोगशाला की सुरक्षा बस नाम की रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ फेरो को फिर से उसके कमरे में बंद कर दिया गया था। इस बार उससे मिलने खुद प्रयोगशाला का प्रमुख कर्नल मीरो आया था। उसने सीधे शब्दों में कहा, यहाँ हम एक ऐसी खास सीरम पर काम कर रहे हैं जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है, लेकिन अफसोस बहुत कम लोग ही इसे झेल पाते हैं और तुम फेरो उनमें से एक हो। मीरो कर्नल ने उसे दो रास्ते दिखाए, या तो वापस अस्पताल लौटकर अपना बाकी जीवन एक अपाहिज के रूप में बिताओ या यही रहकर एक नए जन्म का मौका लो। अगर फेरो इस इंजेक्शन को सह गया तो उसके सारे घाव हमेशा के लिए भर जाएंगे और उसे मिल जाएगी अमानवी ताकत, जिससे वह बन जाएगा सेंटिनल स्पेशल फोर्स का हिस्सा। उस प्रयोगशाला में मौजूद सभी लोग सफल प्रयोगों से बने सुपर सोल्जर थे, जिन्हें देश की ओर से सर्वोच्च सम्मान और शक्ति दी गई थी। फेरो कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन 3 सेकंड भी नहीं गुजरे कि उसने अपना फैसला कर लिया। वो दूसरा रास्ता चुनेगा। आखिर कौन सा घायल इंसान अपनी टूटी जिंदगी को फिर से संवारने का मौका ठुकरा सकता है? मगर जब वह असल में प्रयोग टेबल पर लेटा तो उसके मन में डर और पछतावे की लहर दौड़ गई। उसे अब पता चला, पहले जो काला इंजेक्शन उसे दिया गया था वो तो बस झलक थी। असल प्रयोग के लिए जितनी मात्रा की जरूरत थी वह किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। इंजेक्शन लगते ही फेरो को लगा जैसे उसका पूरा शरीर फट जाएगा। उसकी नसें उभरने लगी, रक्त प्रवाह इतना तेज हो गया कि मशीनों पर उसकी सारी रिपोर्टें तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। मुख्य वैज्ञानिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे महसूस हुआ कि प्रयोग अब असफल होने वाला है। उसने धीरे से बंदूक उठाई ताकि फेरो को इस असहनीय दर्द से मुक्ति दे सके। लेकिन तभी फेरो के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसके तुरंत बाद मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट रुक गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। उसी वक्त बाहर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया था। उन्हें प्रयोगशाला की हर दीवार, हर रास्ते की ठीक ठीक जानकारी थी। वे गलियारों में ऐसे घूम रहे थे जैसे यह जगह उनकी ही हो। कर्नल मीरो को समझ आ गया, अब हालात काबू से बाहर है। उसने अपने साथियों को तुरंत भागने का आदेश दिया, खुद अपने ऑफिस की ओर लौट गया, क्योंकि उसकी सेफ में रखी गुप्त फाइलें किसी भी कीमत पर दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए थी। इस बीच जर्मन सैनिक पूरे लैब में घुस चुके थे। वे हर कमरे को खंगाल रहे थे और हर जिंदा व्यक्ति को वही खत्म कर रहे थे। एक सैनिक ट्रीटमेंट रूम का दरवाजा खोलता है और मेज पर पड़े फेरो को देखता है तो बिना सोचे समझे छुरा फेर देता है, एक बार जोर से। लेकिन तभी फेरो की काली पुतलियां अचानक खुल जाती हैं। टेबल के नीचे छिपा सहायक माल्टे ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। और जब कुछ देर बाद दूसरी टुकड़ी के सैनिक कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने बस इतना देखा, जमीन पर पड़े अपने ही साथियों की लाशें। घबराए हुए माल्टे के हाथ से मेज पर रखा टेस्ट ट्यूब गिर गया। कांच के टूटने की आवाज गूंजी और वहीं मौजूद जर्मन सैनिकों का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे बैंडेज से लिपटा फेरो अब जिंदा खड़ा है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें अब भी अंधेरी और शरीर में मानो राक्षसी ताकत दौड़ रही थी। सैनिकों ने फायरिंग शुरू की पर फेरो पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। वह सीधा आगे बढ़ता गया। हर वार के साथ दुश्मनों की चीखें गूंजती रहीं। सिर्फ कुछ ही पलों में पूरी जर्मन टुकड़ी खत्म हो चुकी थी। फेरो अब किसी देवता नहीं बल्कि युद्ध के दानव जैसा लग रहा था। लगता था वो ब्लैक सीरम अब पूरी तरह असर दिखा रहा है। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अब वो क्या बन चुका है। उधर जर्मन हमला दस्ते का सफाया हो चुका था, लेकिन इस लड़ाई ने प्रयोगशाला को बर्बाद कर दिया था। ज्यादातर वैज्ञानिक मारे जा चुके थे, यहाँ तक कि मुख्य शोधकर्ता भी आग में जलकर राख हो गया। कर्नल मीरो जब यह खबर सुनता है तो वो स्तब्ध रह जाता है। इतिहास में पहले कभी कोई प्रयोग इतना सफल नहीं हुआ था। वह आदेश देता है, माल्टे अब तुम हर घंटे फेरो की हालत की रिपोर्ट दोगी, बिना चूके। माल्टे पूछती है, क्या हमें उसकी पत्नी को सूचना देनी चाहिए? मीरो सिर हिलाकर कहता है, नहीं, उसकी देखभाल मैं खुद करूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक फ्रांसीसी सैनिक फेरो की पत्नी के घर पहुंचता है और उसे एक कागज सौंपता है। सैनिक फेरो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। पत्नी की आंखों में आंसू भर आते हैं, जबकि उसी समय प्रयोगशाला में फेरो का शरीर फिर से कांपने लगता है। वो दानवी शक्ति मानो अपने आप जाग उठी थी। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब दृश्य उभरता है। एक भारी कवच पहने जर्मन सैनिक उसकी आंखों के सामने आता है और जैसे दोनों की चेतनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। वो जर्मन सैनिक गहरी आवाज में बोलता है, जब सही वक्त आएगा मैं खुद उन सभी सेंटिनल्स को खत्म कर दूंगा। यानी अब साफ था, जर्मन सेना के पास भी एक गुप्त सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट चल रहा था। प्रयोगशाला पर हुए इस हमले की खबर फ्रांसीसी हुकूमत तक पहुंचती है और वह बुरी तरह भड़क उठते हैं। उन्होंने देश के लगभग सारे संसाधन झोंक दिए और आखिरकार इस पूरे हादसे के मुख्य साजिशकर्ता का पता लगा लिया। इस पूरे हादसे की जड़ में था वही गद्दार जासूसी संगठन का सरगना ग्रुबर।
अब सामने आया कि उसकी असली पहचान एक जर्मन सेना का टॉप एजेंट है। फ्रांसीसी हुकूमत इस बात से आग बबूला हो गई। कर्नल मीरो को गुप्त आदेश मिला, ग्रूबर को जिंदा पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर प्रयोगशाला में फेरो फिर से सबको चौंका देता है। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसके शरीर के सारे जख्म पूरी तरह भर चुके थे। बस चेहरे पर कुछ हल्के निशान बचे थे जो उसके दर्दनाक अतीत की याद दिलाते थे। एक दिन उसने माल्टे से माफी मांगी। उस रात मैं तुम्हारा गला दबा रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो गया था। माल्टे मुस्कुराई। कोई बात नहीं, ऐसा कई बार होता है। जो लोग पहली बार सीरम लेते हैं उनमें कुछ समय के लिए दिमाग और शरीर पर नियंत्रण खो जाता है, लेकिन जैसे ही शरीर इसे स्वीकार कर लेता है सब कुछ सामान्य हो जाता है। फेरो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं अपनी पत्नी और बेटे से मिलना चाहता हूँ। माल्टे ने झिझकते हुए कहा, यह मेरे अधिकार में नहीं है, इसके लिए कर्नल मीरो की अनुमति चाहिए। अगले दिन फेरो ने अपनी नई चमकदार वर्दी पहनी और मीरो कर्नल के दफ्तर में पहुंचा। समझौते के अनुसार अब वह आधिकारिक तौर पर सेंटिनल स्पेशल यूनिट का हिस्सा बनने जा रहा था, लेकिन उससे पहले उसकी एक ही विनती थी, मुझे अपने परिवार से एक बार मिलने दीजिए। कर्नल मीरो ने सख्त लेकिन ठंडी आवाज में कहा, यह मुमकिन नहीं है। उसने आगे समझाया, रिकॉर्ड्स के मुताबिक सैनिक फेरो अब युद्ध में शहीद हो चुका है। सेंटिनल यूनिट का हर सदस्य कानूनी तौर पर मृत माना जाता है। यही हमारे प्रोजेक्ट की गोपनीयता का हिस्सा है। फेरो ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मेरी पत्नी किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो राज रख सकती है। मीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, फेरो, जर्मन जासूस हर जगह है। तुम्हारी पत्नी को सच्चाई ना बताना ही वास्तव में उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और फिर उसने वादा किया, जब यह युद्ध खत्म होगा तुम एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में अपने परिवार से मिलोगे। इतना कह देने के बाद फेरो के पास कुछ कहने को नहीं बचा था। उसने सिर झुका लिया और खामोशी से आदेश मान लिया। लेकिन उसी वक्त दूर किसी शहर में उसकी पत्नी अब भी हर जगह उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। वो किसी की बात पर भरोसा नहीं कर रही थी। मेरा फेरो ऐसे कैसे मर सकता है? सच्चाई जानने की ठानकर वह खुद को युद्ध संवाददाता के रूप में भर्ती करवा लेती है, ताकि वह फ्रंट लाइन पर जाकर अपने पति की लाश खुद देख सके। प्रयोगशाला में महिला वैज्ञानिक माल्टे अब भी फेरो के रक्त नमूनों पर ध्यान पूर्वक शोध में लगी थी। उसने देखा कि फेरो के सेल्स अब धीरे धीरे उस सीरम के साथ मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका अध्ययन गहराता गया उसके दिल में डर और हैरानी दोनों बढ़ने लगी, क्योंकि फेरो के सेल्स सीरम के साथ जुड़ने के बाद म्यूटेशन दिखाने लगे थे। यानी फेरो के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो अब तक किसी भी इंसान में नहीं देखा गया था। उधर फेरो को भेजा जा चुका था मोर्चे की सबसे खतरनाक यूनिट सेंटिनल कैंप में। यहाँ मौजूद थे फ्रांस के सबसे चुने हुए, सबसे ताकतवर सैनिक, वो खास लोग जो ब्लड सीरम एक्सपेरिमेंट से गुजर चुके थे। ऊपर से देखने पर यह आम सिपाही लगते थे, लेकिन फेरो जानता था इनके अंदर छिपी थी एक ऐसी शक्ति जो इंसानी हद से कहीं आगे थी। फेरो के शामिल होने के पहले ही दिन उसे मिली अपनी स्पेशल कॉम्बैट यूनिफॉर्म। दुर्लभ धातुओं से बनी वो हल्की फुल्की बख्तरबंद पोशाक जो दिखने में साधारण थी, पर उसकी मजबूती 2 इंच मोटे स्टील प्लेट के बराबर थी। सबसे खास था उसका हेलमेट, जिसमें लगी थी साइड में 2 सीरम इंजेक्शन ट्यूब्स, जो जरूरत पड़ने पर लड़ाई के बीच ही उसके शरीर में सीरम पंप कर देती थी ताकि ताकत दुगनी हो जाए। अब यह ब्लड वॉरियर्स थे, सीरम की ताकत और हाईटेक आर्मर का संगम, और जब यह मैदान में उतरते तो मौत भी रुक जाती। फ्रेंच आर्मी के अफसरों को पूरी उम्मीद थी यही सेंटिनल यूनिट जंग की दिशा पलट सकती है। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी बाकी थी। सीरम एक्सपेरिमेंट की सफलता दर बेहद कम थी। हर सैनिक इसे झेल नहीं पाता था और इसलिए सेंटिनल टीम की संख्या बहुत सीमित थी। उन्हें केवल स्पेशल मिशनों के लिए भेजा जाता था। उसी दोपहर इंटेलिजेंस एजेंसी ने डिकोड किया एक जर्मन सीक्रेट कम्युनिकेशन, जिसमें खुलासा हुआ कि प्रयोगशाला पर हमला करने वाली दुश्मन यूनिट आज शाम सुबह के 6 बजे वापस लौटने वाली है। और उस पूरी यूनिट का कमांडर था वही शख्स जिसने गुप्त जानकारी चुराई थी, जासूस प्रमुख ग्रूबर। तुरंत आदेश आया, किसी भी कीमत पर ग्रूबर को जिंदा पकड़ा जाए। और इस बार मिशन में फेरो खुद शामिल होगा सेंटिनल स्पेशल स्क्वाड के साथ। अब सवाल था, क्या यह मौत के सिपाही दुश्मन के दिल में डर बो पाएंगे, या इस युद्ध में फिर कुछ अनहोनी होने वाली है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला हिस्सा।